श्री अकाल बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम आ चुके हैं नए पार्ट के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पिछले क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए थे एक टॉपिक पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स समझ गए होंगे। कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बस इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या? तो देखो बच्चों, सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानने के लिए हम लोग को सेंटर ऑफ मास जानना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल, मान लो ये किताब है मेरे पास, ठीक है, ये किताब है। अब ये किताब कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, ठीक है। इस किताब को अपने हाथ पे रखने के लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो इस किताब को मैं 5 उंगली से बैलेंस करूँ, पॉइंट देख लो, 5 उंगली, 1 2 3 4 5 उंगली से मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। देखो बच्चों, 5 उंगली से बैलेंस कर रहा हूँ। सिमिलरली मान लो इसका जो वजन है वो मेरे 5 उंगली के वजह से बैलेंस हुआ है, वरना वो गिर जाता। तो इन 5 उंगली के जगह हम लोग एक ऐसा पॉइंट इस बुक में फाइंड कर सकते हैं क्या जिससे वो बैलेंस हो सके? तो ऑफ कोर्स ढूंढ सकते हैं। मान लो यहाँ मैं ढूंढा, यहाँ 1 उंगली पे बैलेंस हुआ, गिर गया। यहाँ मैं ढूंढा, 1 उंगली पे बैलेंस हुआ, नहीं, गिर गया। मान लो मैं अब ट्राई किया, हिट एंड ट्रायल मेथड करते करते मैं एक ऐसे पॉइंट में पहुंच गया जहाँ ये बुक क्या हुआ, सेंटर पे। अब एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसमें ये बुक पूरा बैलेंस हो गया। मतलब अब आप लोग देख सकते हो कि 5 उंगली से इस बुक को बैलेंस नहीं करना पड़ा, 1 उंगली के सहारे ये बुक पूरा बैलेंस हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास। एक बॉडी का जितना भी मास होगा, अगर पूरे के मास को एक सेंटर में हम लोग एज्यूम कर सकें तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर ये 5 किलो का बॉडी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसका सेंटर में हम लोग 5 kg मास रखे हुए हैं और ये एक पॉइंट पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है जो कि 5 किलो का है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली मान लो ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। तो ये कहाँ बैलेंस होना चाहिए? इसके सेंटर पे, जो कि है 15 पे। तो देखो 15 पे ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं? देखो 15 पे ये बैलेंस हो रहा है। तो हर एक बॉडी, कोई भी बॉडी जो भी यूनिफॉर्म मास का है, उसका सेंटर में हम लोग उसके मास को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट में आते हैं। ग्रेविटी क्या है? सबसे पहले इस वर्ड को समझो, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो जितने भी मास है इस अर्थ में, जितने भी मास बॉडीज हैं, हर एक को वो अर्थ अपने ओर खींचता होगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच जिसके पास मास है, दोनों के बीच क्या फोर्स रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। तो ये अर्थ जो है इस 5 किलो का बॉडी को भी खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। पर अगर इसको खींचने में जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर वो सेंटर पे भी उतना ही फोर्स लगाए तो भी बॉडी आ रहा है, तो वो ज़्यादा मेहनत क्यों करने जाएगा? मैं जैसा 5 उंगली पे बैलेंस कर रहा हूँ तो मेरा 5 उंगली थक जा रहा है बैलेंस करते करते, ठीक है। तो 1 उंगली से बैलेंस हो जा रहा है, अब चारों शांत हो गया, भाई तू ही बैलेंस कर, हम लोग से नहीं होगा। तो उसी तरह ये अर्थ है। अब ये क्यों हर एक पॉइंट पे अपना फोर्स लगाए इस बॉडी को खींचने के लिए? अब उसने फिजिक्स पढ़ा था, तो उसने क्या किया, उसने सेंटर ऑफ मास अप्लाई कर दिया। उसने बोला इतने फोर्स तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, तो मैं एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करता हूँ जहाँ मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी मेरी ओर खींचा चला आएगा। तो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा है, जिससे अर्थ खींच रहा है उस बॉडी को, वो पॉइंट हम लोग का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा।
तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, मान लो एक ऐसा वेट है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसी के अंदर, एज्यूम कर लेते हैं बहुत सारे हैं, तो मान लो हर एक पे जो है मतलब ग्रेविटी फोर्स लग रहा है हर एक पे पॉइंट पे। अब मान लो एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऐसा है जहां उस ग्रेविटी को एज्यूम किया जा रहा है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां हर एक बाकी पार्टिकल का जो ग्रेविटी है उसका जो अगर मोमेंट निकालें तो वो मोमेंट इस पॉइंट के अराउंड जीरो आना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका डेफिनेशन ये है, द algebraic sum of moment of the particle around a fixed point is zero। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोग को समझ आ गया होगा। हर एक पॉइंट का मोमेंट अब जीरो क्यों होना चाहिए, उसका क्वेश्चन आना चाहिए। अगर हर एक जो मोमेंट है वो अगर जीरो नहीं रहा, तो मान लो अगर इस बुक को सेंटर पे यहाँ बैलेंस किए हैं, ठीक है, अगर इस बुक को यहाँ सेंटर पे बैलेंस किए हैं और हर एक जो पार्टिकल है उसका मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो क्या करेगा, मोमेंट मतलब क्या, मोमेंट मतलब जो टर्न कराता है। मान लो इधर कुछ मोमेंट ज़्यादा हो गया है, इधर कम है, तो उस केस में ये बुक क्या होगा, टर्न करना स्टार्ट कर जाएगा। इसलिए इस पॉइंट के अराउंड जितने भी मोमेंट्स हैं हर एक पार्टिकल का वो ज़ीरो होना चाहिए, ताकि टर्निंग इफेक्ट ना देखने मिले, ताकि इसी पॉइंट से जो अर्थ है वो अगर खींचे तो ये बुक नीचे आ जाए। इसलिए जो टोटल मोमेंट है उसका अगर अलजेब्रिक सम करें तो वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। समझ आया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मास पे डिपेंड करता है। अब मास क्या है, मास यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर मास यूनिफॉर्म है, अगर मान लो मास यूनिफॉर्म है, हर एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस केस में उसका सेंटर कहाँ होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे। लेकिन अगर इर्रेगुलर मास का है तो उस केस में उसका सेंटर में नहीं लाई करेगा, उस केस में जो है वो चेंज हो जाएगा टोटली। क्यों, मान लो एक बैट है, ठीक है, एक बैट है, तो ये जो बैट है इधर ज्यादा मास रहता है, इधर कम मास रहता है। मान लो ये टोटल 200 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मान लो, अब पता नहीं कितना होता है बैट का, तो 200 सेंटीमीटर का। तो आप लोग को क्या लगता है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ठीक एग्जैक्टली बीच में होगा 100 सेंटीमीटर पे, या नहीं होगा? तो मैं कहता हूँ कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो बच्चों, इसका जो हैंडल है, ये हैंडल का वेट कम है, लेकिन ये पार्ट का वेट ज़्यादा है, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट करेगा ज़्यादा वेट की तरफ, तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली 120 या 130 के आसपास वो लाई करेगा, 100 में लाई नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा बॉडी के विद इन, मतलब बॉडी के अंदर ही लाई करे, बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है। अब पूछो कैसे, जैसे ये कड़ा पहना है मैंने, ठीक है, इस कड़ा का बीच में तो कुछ नहीं है, बस कड़ा ही है, जैसे पकड़ के हम लोग, मान लो ये कड़ा ही है, बीच में कुछ नहीं है, मास तो इसका है नहीं बीच में, लेकिन इसको अगर बैलेंस करें, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर तो बीच में होगा, क्योंकि अंदर मास नहीं है, लेकिन ये बाहर से कड़ा है, ठीक है।
तो अंदर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अराउंड इसको बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन बात ये है कि इसको तो पकड़ नहीं सकेंगे, वैसा पकड़ नहीं सकेंगे, बस इसे एज्यूम किया गया जियोमेट्रिक सेंटर बोल के, जियोमेट्रिक सेंटर। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी में लाई किया गया, बॉडी में लाई किया कि बॉडी के बाहर लाई किया, एक अननोन पॉइंट पे। तो ये है दूसरा पॉइंट। अब देखो एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर है 2 मीटर का। इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ इसका काम करेगा, ठीक बीच में, ठीक बीच में काम करेगा 1 मीटर में। अगर इसी 2 मीटर यूनिफॉर्म वायर को बेंड करके एक सर्कल बना दे, ऐसा मोड़ के एक सर्कल बना दे, तो उस केस में इसका सेंटर ऑफ मास सर्कल का सेंटर रहेगा। इस केस में भी जो सेंटर कहाँ लाई किया, आउटसाइड द बॉडी, समझ आया। तो ये कुछ पॉइंट्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। यूनिफॉर्म मास होगा तभी सेंटर पे लाई करेगा, यूनिफॉर्म मास नहीं होगा तो जिधर ज़्यादा मास है उधर शिफ्ट करता है सेंटर ऑफ मास। और ये लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी पे ही लाई करेगा, ज़रूरी नहीं है बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, अब डिटर्मिनेशन है। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिटरमाइन करें, डिटरमाइन करें मतलब यूनिफॉर्म मास का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर पे ही होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मास का, मान लो एक इरेगुलर मास है, इरेगुलर मास का बॉडी है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे कैसे हम लोग पता करते हैं कि कहाँ होने वाला है। मान लो ऐसा मास है, तो इस केस में इसका सेंटर में लाई करेगा क्या, नहीं लाई करेगा, क्योंकि मान लो इधर ज़्यादा मास है, इधर कम मास है, इधर देखो कम मास है, तो ये एक इरेगुलर शेप का है जिसको हम लोग बता नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका ठीक सेंटर पे लाई करेगा। सर्कल होता तो वो सेंटर पे लाई करता, लेकिन ये इरेगुलर लेमिना है, इसका जो मास है अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट में बटा हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं, मान लो 3 होल करते हैं उस बॉडी में, किसी भी रैंडम पॉइंट पे 3 होल कर दो, ठीक है। 3 होल करने के बाद क्या करना है, पहला होल पे कोई पिन लगा दो, जो पहला होल है उस पे कोई पिन लगा दो। अब आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जब यहाँ पिन लगाए तो ये बॉडी ऑसिलेट करना चाहिए, फ्रीली ऑसिलेट करना चाहिए। तो मान लो ये फ्रीली ऑसिलेट किया बॉडी एक राउंड, और जहाँ आके रुका उसके बाद आपको वहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेना। मान लो यहाँ आके रुका उसका दूसरा एंड, यहाँ जब फिक्स किए इसको जब घुमा दिए, मान लो इसका एक एंड यहाँ आके स्टॉप हो गया एकदम रेस्ट, तो यहाँ एक पॉइंट हम लोग ड्रॉ किए, मान लो उसको हम लोग ऐसे जोड़ दिए। अब क्या करना, अब इस पॉइंट पे नेल को डालो और इसको फ्री टू ऑसिलेट, इसको घुमाओ। अब इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो ये भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसका अदर एंड मान लो यहाँ रेस्ट करेगा, तो यहाँ भी उसको मिला लो। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी जब हम लोग इसको लटकाएंगे और घुमाएंगे तो इसका भी एक पॉइंट आएगा जो यहाँ मान लो रुकेगा इसका अलग एंड, तो इस केस में भी। तो ये जो 3 क्रॉस सेक्शन है, बीच में जो पॉइंट होने वाला है वही उसका क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास, और वही उसका एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहीं पे एक इरेगुलर लेमिना का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं इस कंसेप्ट से। समझ आ गया? ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका नाम से ही इसका कंसेप्ट समझ आता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, स्कूल जो आप पहन के जाते हैं, नहीं वो वाला नहीं, सॉरी। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब अगर कोई बॉडी, मान लो अगर कोई बॉडी है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस एक इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट करे तो उस केस में उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म
समझ आया। अब सर्कुलर, सर्कुलर मतलब मोशन, मोशन मतलब चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, तो ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो एक बॉडी को हम लोग, एक बॉल है, इसको हम लोग धागा से लटकाए हैं और इस धागा को हम लोग घुमा रहे हैं। मान लो इस धागा को अब हम लोग घुमा रहे हैं, इक्वल स्पीड से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बॉल है ये यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है क्योंकि हर टाइम इंटरवल में देखा जा रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। पर इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, पर वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्वेश्चन ये आता है। क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कराते हैं क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है? तो सबसे पहले जान लो वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ओके। लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि जो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा होगा कंप्लीट। मान लो इसको पूरा 2 सेकंड में घूमने लगा, नेक्स्ट राउंड भी वो 2 सेकंड में ही घूमेगा, पर उसका डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वो एक वेरिएबल वेलोसिटी है। समझ आया? क्यों? कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो हर एक पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, हर एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं इतना छोड़ छोड़ के, हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और वो डायरेक्शन कैसा रहता है, उस पॉइंट से टेंजेंशियली। मान लो अगर बॉल यहाँ है, ठीक है, मान लो जब आप बॉल को घुमा रहे थे, बॉल यहाँ है और आपका धागा यहाँ से कट जाए, तो उस केस में जो बॉल है वो टेंजेंशियली निकलेगा। टेंजेंशियली मतलब आप उस पॉइंट से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा जो सर्कल को टच करते हुए जाता है। सिमिलरली इस पॉइंट पे जब आएगा, मैं आपको मैक्सिमम पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मान लो अभी यहाँ तक घुमा, अब आपका धागा जो है वो टूट गया, तो उस केस में सीधा निकल जाएगा ऐसे टेंजेंशियली। मान लो इस पॉइंट पे आया, यहाँ आपका धागा टूट गया तो सीधा टेंजेंशियली निकल जाएगा, और यहाँ आया तो ऐसे टेंजेंशियली। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए ये यहाँ जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है, बस डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड अगर पूछे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन वो बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या फर्क है, लीनियर वाला में और सर्कुलर वाला में क्या फर्क है? ये फर्क है, बस एक ही फर्क है। लीनियर में जैसे कोई कार है, वो चल रहा है किसी डायरेक्शन में, मान लो स्ट्रेट रोड है, इसी में चल रहा है नॉर्थ की ओर, ठीक है, नॉर्थ है, इधर नॉर्थ की ओर चल रहा है। तो लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी आप लोग मेजर करेंगे, मान लो वेलोसिटी जो है वो आपका क्या आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आएगा? क्योंकि देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, जिस पाथ में जा रहा है नॉर्थ की ओर जा रहा है तो नॉर्थ में जा रहा है, प्लस इसका मैग्नीट्यूड, वो जितना मैग्नीट्यूड से जा रहा होगा, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी ये बदल नहीं रहा, डायरेक्शन भी नहीं, मैग्नीट्यूड भी नहीं, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पर सर्कुलर मोशन में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भले ही ना बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तो इस केस में इसका वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी है, इसका मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन है।
मतलब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो एक एक्सेलरेटिंग बॉडी हुआ। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, अब है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स का कंसेप्ट आप लोग समझिए। मान लो कोई बॉडी किसी सेंटर के अराउंड घूम रहा है, तो उस बॉडी पे हर एक पॉइंट पे उसको एक सेंटर की ओर फोर्स महसूस हो रहा होगा, तभी वो बॉडी घूम पा रहा है। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, समझ लो। अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, सेंटर की ओर अगर फोर्स नहीं होता तो वो बॉडी बाहर की ओर निकल जाता, टेंजेंशियली वो बॉडी बाहर चला जाता। मान लो आप लोग इलेक्ट्रिक झूले पे बैठे हो, मेले में आया है, उस पर मशीन लगा हुआ है, वो किसी एक्सिस के अराउंड घूम रहा होगा, हर एक उसका जो ये पॉइंट है उस पर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है। जहाँ मान लो वो फोर्स नहीं लगा, उस केस में वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, फिका जाएगा। जो हम लोग धागा से घुमा रहे थे वो धागा टेंजेंशियली क्यों जा रहा था, मान लो धागा कहीं कमजोर हो गया, फोर्स ना दे सका, उसका जो टेंशन था स्ट्रिंग में वो कम हो गया, तभी ना धागा टूटा। तो जो फोर्स था टेंशन, धागा में जो टेंशन फोर्स था, धागा में जो टेंशन फोर्स था वही उसको सेंट्रिपिटल का काम कर रहा था, तभी तो वो घूम रहा था। और जब धागा का टेंशन फोर्स कमजोर हो गया, धागा टूट गया, तो वो बाहर निकल गया। मतलब जो नेसेसरी टेंशन फोर्स था वो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। उसी तरह जो सन है उसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, कोई तो उसको खींच रहा है ना। यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, ये घूमते घूमते ही निकल जाता कभी स्पेस में और हम लोग खोज नहीं पाते। तो कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस केस में उसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। वो फोर्स किधर, उसका डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रिपिटल फोर्स का कंसेप्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ डेफिनेशन सुन लीजिए। Centripetal force is the force acting on a body moving in a circular path in a direction towards the center of circular path। ठीक है, समझ आया? जैसे कि ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ये भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, इसका मतलब इस पे भी एक सेंट्रिपिटल की ओर फोर्स लगा रहा होगा। तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन से फोर्स के रूप में है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया? तो कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है इस अर्थ में जो सर्कुलर मोशन कर रहा है पर उसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है। सेंट्रिपिटल फोर्स हर एक घूमता हुआ बॉडी के पास है। अब नेक्स्ट आता है इसका जुड़वा भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो सबसे पहले ये जान लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वर्चुअल फोर्स है। वर्चुअल फोर्स मतलब ये एक रियल फोर्स नहीं है, इसे एज्यूम किया जाता है कि ये एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करता है या नहीं वो तो हम लोग को बाद में एग्जाम्पल के जरिए पता चलेगा। तो इसे माना गया कि एग्जिस्ट करता है। अब इसका कंसेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, क्यों माना गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल के भी एक चीज़ है। तो देखो हम लोग दो चीज़ का बात करते हैं। मान लो एक मैरी गो राउंड है, ठीक है, जैसे कि बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल, मान लो एक मैरी गो राउंड है, ठीक है। इस मैरी गो राउंड से एक धागा से एक बॉल बांधा हुआ है।
अब इस मैरी गो राउंड पे एक इंसान को बैठा दिया गया है जिसका नाम है ए, और बाहर से एक इंसान है एम जो इस फेनोमेनन को नोटिस करेगा। दो इंसान हैं जो इस दोनों फेनोमेनन को नोटिस करेंगे। तो देखो एम के लिए तो नॉर्मल स्वाभाविक बात है, अगर ये बॉल घूमे तो ये क्या बोलेगा, बॉल घूम रहा है, ठीक है, और वो किधर डायरेक्टेड है, टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि वो सेंटर की और क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल देगा कि हाँ यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये मोशन कर रहा है। ये जो बॉल है ये मोशन कर रहा है क्योंकि ये जिस ग्राउंड पे खड़ा है ये तो रेस्ट पे है। लेकिन जब इसे घुमाते हैं, जो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप लोग खुद मैरी गो राउंड में बैठे हो सोचो, और एक धागा से आपके सामने से एक बॉल बांधा हुआ है, तो जैसे ही ये घूमता है तो ये जो बॉल है ये भी तो आपके रेस्पेक्ट में घूम रहा है। जब आपका फेस इधर था ये बॉल इधर था, जब फेस इधर आया ये बॉल इधर आया, जब फेस आपका इधर आया ये बॉल इधर आया, जब फिर से फेस इधर आया ये बॉल इधर आया। सिमिलर करके ऐसे मान लो वो भी आपके साथ साथ घूम रहा है। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि वो बॉल रेस्ट पे है। अगर आप एनवायरनमेंट को ना देखो, आप लोग सिर्फ बॉल को देख रहे हो, तो उस केस में आपको क्या लगेगा, बॉल तो मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा पोजीशन, इसका मतलब बॉल किस में है, रेस्ट में है। तो क्या एक्चुअली में बॉल रेस्ट में है, इसके लिए तो इसने कंसीडर कर दिया कि बॉल मोशन में है। अब ये कंसीडर कर रहा है कि बॉल रेस्ट में है। कोई एक चीज दो अलग अलग फॉर्म में कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया और फिर कुछ कंसेप्ट निकाला। अगर ये मानना चाहता है कि ये बॉल रेस्ट में है तो इसे दो चीज एज्यूम करना पड़ेगा। क्या दो चीज एज्यूम करना पड़ेगा, देखो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो धागा से ये बांधा हुआ है इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा और एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा, और दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ऐसा केस हुआ तभी तो वो बॉल उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि जब नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है तो वो बॉडी किस में रहेगा, स्टेशनरी में रहेगा। यही ना पॉसिबल है। इसके रेस्पेक्ट में क्या था, इसके रेस्पेक्ट में सिर्फ बॉल घूम रहा है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स था, लेकिन इसको दो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, एक जो टेंशन में सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक बाहर की फोर्स। इसी बाहर का फोर्स को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एग्जिस्ट करता होगा। तभी तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तभी तो इस ए के रेस्पेक्ट में ये स्टेशनरी पे है, क्योंकि ये एक इनर्शियल फ्रेम पे है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है। ये क्लियरली साफ साफ देख रहा है, लेकिन उसको दो फोर्स एज्यूम करना पड़ रहा है इस बॉल को रेस्ट में घोषित करने के लिए। सिमिलरली सेकंड केस मानो, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है जब ये मैरी गो राउंड, ठीक है, यहाँ ए ऑब्जर्वर है, यहाँ एम है। अब मान लो जो बॉल बांधा हुआ था वो टूट गया, उसका धागा टूट गया और बॉल जो है वो निकल गया धागे से, ठीक है। एम के रेस्पेक्ट में एम क्या बोलेगा कि बॉल जहां से टूटा वहां से टेंजेंशियली निकल आया, ऐसा टेंजेंशियली निकल आया ये बॉल, क्योंकि ये किसमें है, रेस्ट फ्रेम में है। और कोई भी बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स करता है तो वो जब निकलता है वो टेंजेंशियली निकलता है। तो ये जो देख रहा है रेस्ट में रह के ये बोल दिया कि ये टेंजेंशियली निकल गया। पर क्या ए को भी लगेगा ये टेंजेंशियली निकल गया, नहीं, क्योंकि मान लो ए का फेस यहाँ था तो बॉल यहाँ पहुंचा और यहाँ से टूटा
तो जैसे ये का फेस यहाँ हुआ, बॉल यहाँ आया, जैसे ये का फेस इधर हुआ, बॉल यहाँ आया, जैसे ये का फेस यहाँ आया, बॉल इधर आया, तो उसको क्या लगेगा, उसको तो कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा। वो क्या कहेगा कि जो बाहर का फोर्स था अब वो उसको खींचा हुआ ले जा रहा है। ये फोर्स एक रेडियल फोर्स है जो उसके रेडियस से दूर उसको ले जा रहा है। समझ आया बच्चों? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यही कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, ये एक वर्चुअल फोर्स है, क्योंकि m के रेस्पेक्ट में तो ये टेंजेंशियल ही निकला, लेकिन जो इनर्शियल फ्रेम में था, जो घूम रहा था बॉल के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में ये रेडियली निकला। और उसे रेडियली निकालने में कौन जिम्मेदार था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अब टूट गया था, तो जो बाहर का फोर्स था वही ना उसको कंट्रोल करके ले गया। तो ये एक रियल फोर्स नहीं माना गया, क्योंकि इसने तो सेंट्रीफ्यूगल को नहीं देखा। सेंट्रीफ्यूगल इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट से हम लोगों ने माना, इसलिए ये एक फिक्शनरी फोर्स है या तो वर्चुअल फोर्स है जो एज्यूम किया जाता है कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ और अच्छे कंसेप्ट्स को डेवलप करने के लिए।